गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। हम लोग आज आपकी क्लास में जो पिछला चैप्टर हमने किया था उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी 12th क्लास की जो बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसका पार्ट 1 और हम लोग पेज नंबर 20 तक पहुंच गए थे। हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे डिस्कवर किया गया था और उसके अंदर हमने अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम लिया था, जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने उस साइट को डिस्कवर किया था, उसमें हेल्प की थी। और जो शुरुआती जितनी भी डिस्कवरीज थी वो सारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने जिस तरीके से की थी वो आपको हमने बता दिया था, वो आपने अब देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 20 के ऊपर जो आपका टॉपिक है ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर कि शुरुआत में हम लोग सिर्फ ये समझते थे कि मेसोपोटामिया का जो कल्चर है वो ओल्डेस्ट है, वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो हमने डिस्कवर की है। लेकिन जब इंडिया के अंदर हड़प्पा और मोहेंजोदारो को डिस्कवर किया गया ASI के द्वारा, तब हमें जाकर पता चला कि मेसोपोटामिया के कंटेम्पररी एक और साइट भी है। तब तक हम ये नहीं जानते थे कि इंडिया या फिर इंडिया के आसपास के एरिया के अंदर हमें मेसोपोटामिया के कंटेम्पररी उतनी ही पुरानी कोई दूसरी साइट भी मिल सकती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि शुरुआत में हमें कुछ प्रूफ मिले थे, कुछ एविडेंस मिले थे, कुछ सील्स मिली थी, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं की गई। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलने लगा कि ये साइट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, तब इतने लार्ज स्केल पर इसका एक्सकवेशन हुआ और तब ये बहुत ही चौंकाने वाला एक सरप्राइजिंग फैक्ट पूरी दुनिया के सामने रखा गया कि हम लोगों ने इंडिया के आसपास 3000 ईयर्स और मेसोपोटामिया के कंटेम्पररी साइट को ढूंढ निकाला है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो शुरुआती आर्कियोलॉजिस्ट में जिनका नाम आता है, उन्होंने यहाँ पर हड़प्पा के टाइम में सील्स कुछ डिस्कवर की थी इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी इन लेयर्स दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल। जो अब तक हिस्टोरिक लेवल उन्होंने डिस्कवर किया था उससे कहीं ज़्यादा पुरानी वो सील्स थी। इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगेन टू बी रियलाइज्ड। और पहली बार अब दयाराम साहनी के इन सील्स को डिस्कवर करने के बाद में उन्हें यह पता चला कि इनकी तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है। शायद उन लोगों को बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले की एक सिविलाइजेशन मिल सकती है, ऐसा उन्हें पता चला। उसके बाद में दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट हैं R.D. बनर्जी, जिनका नाम है राखलदास बनर्जी, फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहेंजोदारो लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दी साइट्स वर पार्ट ऑफ ए सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। अब पहले हमें हड़प्पा वाली साइट पे कुछ सील्स मिली, उसके बाद में मोहेंजोदारो के अंदर भी हमें सिमिलर सील्स मिली। अगर एक जैसी सील्स हमें दो साइट्स पर मिलती है तो उन्होंने एक प्रकार का ये कंजेक्चर दिया, एक एजम्पशन दिया कि शायद ये दोनों साइट्स एक दूसरे के कंटेम्पररी रही होंगी, ये दोनों साइट्स तकरीबन सिमिलर पीरियड की ही बात कर रही होंगी, ऐसा हमने फाइंड किया। उसके बाद में आती है जॉन मार्शल की कहानी। जॉन मार्शल जो उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, उन्होंने पहली बार पूरी वर्ल्ड के सामने एक प्रकार का अनाउंसमेंट दिया कि उन्होंने मेसोपोटामिया के कंटेम्पररी एक साइट को डिस्कवर किया है, जो साइट थी मोहेंजोदारो और हड़प्पा की। तब पूरी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इतने बड़े लेवल के ऊपर एक साइट का मिलने का अनाउंसमेंट किया गया था। तो अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, इनफैक्ट जॉन मार्शल्स स्टिंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI मार्क्ड ए मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। इंडियन आर्कियोलॉजी के फील्ड में जॉन मार्शल को बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर रिगार्ड किया जाता है। इसकी वजह ये थी कि जॉन मार्शल पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने इंडिया से पहले ग्रीस और क्रीट जैसी जगहों पर भी काम किया था। सो उनके साथ में अपना खुद का एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस का यूज़ करके उन्होंने हड़प्पा और मोहेंजोदारो में जो एक्सकवेशन का काम किया वो काफ़ी हाईली रिगार्डेड है, ऐसा इसमें बताया गया। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने एक पॉइंट और दिया है कि मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स। अब देखिए मार्शल का जो तरीका था डिस्कवरी का, वो तरीका थोड़ा सा अलग था। उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी जो रहती है उसको कंप्लीटली ओवरलुक किया, उन्होंने उसको इग्नोर किया और उन्होंने हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के तौर पर एक्सकवेशन
किया, यानी कि जो शुरुआती साइट्स थी उन साइट्स को उन्होंने हॉरिजेंटल यूनिट्स पर बांट लिया और उन हॉरिजेंटल यूनिट्स का एक साथ में एक्सकवेशन किया गया। तो एक हॉरिजेंटल यूनिट पर उनको जितने भी ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स मिलते थे वो उनको ग्रुप टुगेदर कर लेते थे। वो ये मानते थे कि एक हॉरिजेंटल रीजन में जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो एक साथ क्लब किए जा सकते हैं, उन्हें एक सिमिलर ग्रुप का माना जा सकता है। उन्होंने इस दौरान स्ट्रेटिग्राफी का ज़्यादा यूज़ नहीं किया। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब बेसिकली है ज्योग्राफिकल लेयर्स। जैसे कि मान लीजिए एक रॉक है, पहाड़ है, वो पहाड़ जो है वो लेयर्स के अंदर बनता है। पहले एक लेयर डिपॉजिट होती है, फिर कुछ सालों में एक दूसरी लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, फिर एक लेयर, इस प्रकार लेयर बाय लेयर वो एक बड़ा रॉक बन जाता है। तो यहाँ पर कई लेयर्स के तौर पर भी एक्सकवेशन किया जा सकता था, लेकिन उन्हें ज्योग्राफिकल लेयर्स के बेस पर नहीं बल्कि कंप्लीटली हॉरिजेंटल यूनिट्स के तौर पर इसका एक्सकवेशन किया था। ये उनका अपना खुद का पैटर्न था जॉन मार्शल का। कई ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इस तरीके को इतना ठीक नहीं समझते थे, लेकिन जॉन मार्शल ने बेसिकली इसी पैटर्न पर एक्सकवेशन हड़प्पा और मोहेंजोदारो में किया था। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 21 के ऊपर 10.3 पॉइंट में कहा गया है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। अब ये जॉन मार्शल का तरीका था, इसके बाद में कई दूसरे तरीके भी आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनाए। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल जो कि थे R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर ने डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI 1944 में अपना काम शुरू किया था और उन्होंने जो कि प्रॉब्लम मार्शल फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम को उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने क्या किया, व्हीलर रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द मोंड रेदर देन डिग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल लाइंस। अब देखिए मार्शल हॉरिजेंटल लाइंस के बेस पर एक्सकवेशन करते थे, लेकिन व्हीलर ने कहा कि हमें हॉरिजेंटल लाइंस के बेस पर नहीं करना चाहिए बल्कि हमें स्ट्रेटिग्राफी के बेस पर करना चाहिए। यानी कि हमें जो रॉक है, जो भी माउंट हमें मिला है, माउंट का बेसिकली मतलब एक प्रकार का टीला है। एक प्लेन लैंड के ऊपर जो सैंड या फिर जो रॉक डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से उसका शेप कुछ ऐसा कर्व ले लेता है, उसको उन्होंने माउंट बोला है। अब जो भी माउंट्स उन्हें वहां पर मिले थे उन्होंने कहा कि हमें इन माउंट्स को एक हॉरिजेंटल यूनिट में नहीं काटना चाहिए बल्कि हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर लेयर्स किस प्रकार है और लेयर्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए। व्हीलर का यह मानना था कि एक लेयर के अंदर हमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन मार्शल का कहना था कि लेयर्स के बेस पर नहीं बल्कि आप तो हॉरिजेंटल यूनिट्स के बेस पर उनको आइडेंटिफाई कीजिए। तो दोनों के काम करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो व्हीलर ने पहली बार स्ट्रेटिग्राफी के बेस पर उसका काम शुरू किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए कहा गया है द फ्रंटियर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। अब आज जैसी नेशनल बाउंड्रीज हमें देखने को मिलती है उन बाउंड्रीज का हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसी सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं था। उनकी बाउंड्रीज हमारी आज की जो प्रेजेंट बाउंड्रीज है उनसे कहीं पर भी मेल नहीं खाती। यहाँ तक कि हड़प्पा और मोहेंजोदारो का जो रीजन है आज इंडिया पाकिस्तान के डिवाइड होने के बाद में मोस्टली ये पूरा रीजन पाकिस्तान में चला गया। तो जो इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशंस के ट्रेसेस थे वो सारे के सारे आज पाकिस्तान में चले गए। अब पाकिस्तान में जाने के बाद में हमारे इंडियन साइड के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे वो ये जानना चाहते थे कि क्या इन साइट्स की ही तरह कोई और ऐसी साइट्स भी है जो इंडिया में लोकेटेड हैं जिन्हें हम इंडिया में डिस्कवर कर सके, क्योंकि इतनी मेहनत से जो भी डिस्कवरी की गई थी वो इंडिया पाकिस्तान डिवाइड के बाद पाकिस्तान साइड में चली गई थी। तो हमारे यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही बेताबी से ये चाहते थे कि उन्हें इंडियन साइड में भी कुछ ऐसी साइट्स मिले जिनके ऊपर वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें। और जब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च किया गया तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी ऐसी कई साइट्स को डिस्कवर किया। देखिए इस पैराग्राफ में आगे बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा, ठीक है, और उसके बाद में राजस्थान और गुजरात, इन एरियाज़ के अंदर जब इतना एक्सटेंसिव रिसर्च की गई तो हमें कई ऐसी साइट्स मिली जो हड़प्पा और मोहेंजोदारो की ही सिमिलर थी, जैसे कि कालीबंगान, लोथल, राखीगढ़ी और इसके अलावा जो सबसे रिसेंट साइट है यानी कि धोलावीरा, इन साइट्स में हमें सेम वैसे ही पैटर्न देखने को मिले जैसे हड़प्पा और मोहेंजोदारो में थे। यानी कि अब अगर पाकिस्तान
राजस्थान के पास में हड़प्पा और मोहनजोदारो की साइट्स है, तो हमारे पास में भी कुछ ऐसी साइट्स हैं इंडियन साइड में जिनके ऊपर अपनी रिसर्च हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए कहा गया है, ओवर द डेकेड्स न्यू इश्यूज हैव एज्यूम्ड इंपॉर्टेंस वेयर सम आर्कियोलॉजिस्ट्स आर ऑफन कीन टू ऑब्टेन ए कल्चरल सीक्वेंस, अदर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स। हम लोग यहाँ पर दो पर्टिकुलर फेसेस पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि उस वक्त का कल्चरल सीक्वेंस क्या था। हमारे यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं, जो साइंटिस्ट है, वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो साइट्स हमें मिली हैं, इन साइट्स का कल्चरल सीक्वेंस क्या था, यहाँ पर कल्चर कैसे एस्टेब्लिश हुआ था और ये लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो बिल्कुल अलग चीज़ पर काम कर रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इन पर्टिकुलर यूनिट्स की लोकेशन ये ही क्यों है, क्यों उन लोगों ने अगर धोलावीरा के लिए या लोथल के लिए एक पर्टिकुलर साइट को चुना, तो ये साइट किस बेस पर चुनी गई थी, वो ये जानना चाहते हैं। तो ऐसा करके हम लोग दो सिमिलर पैरेलल फील्ड्स में काम कर रहे हैं। दे ऑल्सो ग्रैपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शंस दीज में हैव सर्व्ड। इसके अलावा जो भी आर्टिफैक्ट्स और जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें इन साइट्स पर मिलते हैं, हम ये नहीं जानते कि वो जो आर्टिफैक्ट्स है वो क्या पर्पस सर्व करते थे, उनका क्या यूज़ था। हड़प्पा मोहनजोदारो के टाइम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिले, उनमें से हर एक ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर क्या पर्पस रहा होगा, इसके बारे में हम अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो एक ब्रांच हमारे साइंटिस्ट की, आर्कियोलॉजिस्ट की, वो इस फेज पर भी काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, सिंस द 1980s देयर हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। इसके अलावा देखिए कई इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी दिखाया गया है। कई ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के बाहर से आकर यहाँ पर इस प्रकार की डिस्कवरीज में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने यहाँ पर आकर मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की है। इन टेक्निक्स के जरिए वो लोग यहाँ पर क्ले, स्टोन, मेटल और प्लांट और एनिमल रिमेन्स के ट्रेसेस को फाइंड आउट कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज कर रहे हैं। यानी कि हमारी रिसर्च अब और ज़्यादा एक्सटेंसिव होती चली गई है, क्योंकि कई ऐसे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के बाहर से आकर भी इन साइट्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये पूरा टॉपिक था जहाँ तक उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि हम किन टेक्निक्स को अभी डिप्लॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेज नंबर 22 पे, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। ठीक है, अब हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनको हम लोग पीस टुगेदर करना चाहते हैं, उन सब को एक साथ में ग्रुप करके हम एक स्टोरी बनाना चाहते हैं और इस स्टोरी के अराउंड हम ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त हमारी हिस्ट्री कैसी थी। जैसे कि देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, एज वी हैव सीन इट इज़ नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, रेदर इट इज़ मटेरियल एविडेंस दैट अलाउज आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ। अगर हम हड़प्पा की लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी, तो हमारे पास में दो रास्ते हैं ये चीज़ ऑब्जर्व करने के। सबसे पहला रास्ता तो यह है कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जितनी भी स्क्रिप्ट्स हमें मिली हैं हम उनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सके, तो हम ये जान पाएंगे कि उन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी। और एक और रास्ता है और वो ये है कि हमें उस वक्त की जो भी ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो भी मटेरियल हमें मिला है, हम उस मटेरियल से ये चीज़ पता लगा सके कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। अब स्क्रिप्ट्स के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली मालूम नहीं है, तो हम स्क्रिप्ट्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़कर ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो हमें वहाँ पर मिले हैं, हम उनके नज़रिए से इस स्टोरी को समझना चाहते हैं। तो देखिए इसने आगे बोला है, दिस मटेरियल कुड बी पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स और कई टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि क्लोथ, लेदर, वुड और रीड्स। हम जो इन सब मटेरियल्स के बेस पर हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की है कि वहाँ की सिविलाइजेशन कैसी थी। स्क्रिप्ट्स को छोड़कर हम लोगों का ज़्यादा फोकस उन ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स पे रहा है जिनकी सहायता से हम उस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स वुड हैव बीन थ्रोन अवे। अब अगर जब हम उन साइट्स को एक्सकवेट करते हैं तो हमें वहाँ पर कई ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं
अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के साथ में एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि उस ज़माने में जो भी ब्रोकन और यूज़लेस ऑब्जेक्ट्स थे, वो यूज़लेस ऑब्जेक्ट्स ही बेसिकली थ्रो अवे किए गए थे, यानी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को फेंका गया था। अगर वो ऑब्जेक्ट्स कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस के रहे होते या फिर अगर वो वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स होते, तो इस बात के काफ़ी चांसेस हैं कि उन्हें रिसाइकिल कर लिया गया होगा। यानी कि हमें जो ट्रेसेस मिलते हैं, जो यहाँ वहाँ बिखरे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जो वर्कशॉप्स के अंदर हमें कई प्रकार की बीड्स या फिर ऐसे नेकलेस या ऑर्नामेंट से जुड़ी चीज़ें मिली हैं, एक प्रॉब्लम यह है कि वो सारी की सारी ब्रोकन थी, वो सारी की सारी थ्रोन अवे थी, वो उनको फेंक दिया गया था। अगर वो वैल्यूबल होती तो उन्हें ज़्यादा संभाल कर रखा जाता था, तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस है कि वो रिसाइकलिंग हो गई होगी उनकी। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं ये काफ़ी हद तक यूज़लेस ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और हमें इन्हीं का यूज़ करके हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, इसकी इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एक लाइन लिखी है, इन अदर वर्ड्स सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रेदर देन टिपिकल। तो हमें यहाँ पर जो फाइंड्स मिली ये टिपिकल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हमें मिलना ही था इसलिए मिला है। बेसिकली ये हमें एक्सीडेंटल तौर पे मिली है कि ये चांस की बात है कि उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ नहीं किया गया होगा, रिसाइकल नहीं किया होगा, उन लोगों के लिए वैल्यूबल नहीं रही होगी और उन्होंने फेंक दी, और आज वही हमें एक्सकवेशन के दौरान एज इट इज मिल गई। तो टिपिकल नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट हमें मिलना ज़रूरी था, ये तो एक्सीडेंटल बाय चांस है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट अब देखिए 11.1 में कहा गया है क्लासिफाइंग फाइंड्स। अब हमें जो भी फाइंड्स यहाँ पर मिली है हमें उनका वर्गीकरण करना है, उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो ये कैसे किया गया है, देखिए पैराग्राफ की बिगिनिंग में कहा गया है रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज। आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासिफाई देयर फाइंड्स। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बॉन, आइवरी। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट और आर्टिफैक्ट के वहाँ पर मिल जाने से ही आर्कियोलॉजिस्ट का काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ से तो उनका काम शुरू होता है। जो भी फाइंड्स उन्हें मिलती है, जिसको भी वो रिकवर करते हैं, जिस आर्टिफैक्ट को, उसको रिकवर करने के बाद में बहुत ज़रूरी है कि उसे प्रॉपर्ली क्लासीफाई किया जाए। अब क्लासिफिकेशन करने के कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें डेप्लॉय किया जाता है। क्लासिफिकेशन करने के लिए अक्सर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें उनके मटेरियल के टर्म्स पर लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मटेरियल स्टोन का बना है तो उसे स्टोन के मटेरियल के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। कुछ क्ले के मिलते हैं, कुछ मेटल के होते हैं, कुछ बोन्स के होते हैं, कुछ आइवरी के होते हैं। तो वो जिस मटेरियल से मिलकर बने हैं उन मटेरियल्स के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ क्लासिफाई किया जाता है, यानी हम उनके मटेरियल, उनके बिल्ड के बेस पर उनको क्लासिफाई करते हैं। एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका है द सेकेंड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। और दूसरा तरीका यह है कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स को उनके जो यूज़ है, उनका जो पर्पस है, जिसके लिए उन्हें बनाया गया था, उस बेस पर उनको क्लासिफाई करें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह यह है कि हम एग्जैक्टली नहीं जानते ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स किस यूज़ में लिए जाते थे। तो जब हमें ये मालूम ही नहीं है, एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट्स किस यूज़ में आते थे, तो ऐसे में हम उन्हें क्लासिफाई भी कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में कहा गया है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिजेम्बलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स। कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, हम उनको ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आज प्रेजेंट में उनसे मिलता जुलता कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो आज प्रेजेंट में मौजूद है और यही चीज़ पहले भी रही होगी, तो हम उसका यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें कई बीड्स मिले हैं या फिर स्टोन की ब्लेड्स मिली हैं। अगर स्टोन की ब्लेड्स मिली हैं तो ब्लेड्स को तो हम लोग आज तक काम लेते आ रहे हैं, तो हम आज की डेट में ये जानते हैं कि ब्लेड्स का क्या यूज़ लिया जाता है। आज जो यूज़ लिया जाता है, मोर कॉमन चांसेस रहे होंगे कि ब्लेड्स का यूज़ पहले भी यही लिया जाता होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि रिजेम्बलेंस चेक करें। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या प्रेजेंट डे में भी इनसे मिलता जुलता कोई ऑब्जेक्ट है जो
जो यूज़ आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट आज यूज़ आ रहा है उसी से मिलता जुलता यूज़ पहले किया जाता होगा। तो इस बेस पर भी आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स इनटू इनडायरेक्ट एविडेंस। फॉर इंस्टेंस, दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हड़प्पन साइट्स, टू फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग डेपिक्शंस इन स्कल्पचर्स। कभी कभी हमें इनडायरेक्ट एविडेंस भी लेना पड़ता है, जैसे कि हमें कॉटन का एविडेंस मिला है, हमें कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं, तो हम ये चीज़ तो फॉर श्योर जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो की सिविलाइजेशंस के दौरान कॉटन उनको एक नॉन ऑब्जेक्ट था, वो लोग कॉटन का यूज़ लेते थे। लेकिन अब इस कॉटन का यूज़ लेकर वो किस तरीके से अपने कपड़े डिज़ाइन किया करते थे ये हम नहीं जानते। ये चीज़ जानने और समझने के लिए हम उस दौर के जो भी स्कल्पचर्स हमें मिले हैं हम उन्हें स्टडी करते हैं। स्कल्पचर्स के दौरान बेसिकली जो भी उनकी क्लोथिंग रही होगी, जो भी उनकी ड्रेसेस स्कल्पचर्स में शो की जाती है, जो डेपिक्ट की जाती है, उसी के बेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लोग कॉटन का यूज़ कैसे करते थे, कॉटन का यूज़ करके किस टाइप के कपड़े बनाए जाते थे, उनकी ड्रेसिंग सेंस क्या होती थी। ये स्कल्पचर्स से ज़्यादा पता चलता है, ना कि कॉटन के ट्रेसेस मिल जाने से ही हम सारी बात समझ पाए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। वी हैव सीन दैट द फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैड ए कंटेक्स्ट इन विच टू प्लेस इट। जैसे कि कई बार हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें शुरुआत में हड़प्पा में जो सील मिली थी उस सील का हम लोग बहुत सारे टाइम तक ये समझ ही नहीं पाए थे कि उसका बेसिकली यूज़ क्या है। लेकिन जब हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप किया, जब हमने ये जानने की कोशिश की कि जब ऐसे ही सील हमें मेसोपोटामियम कल्चर में मिली है और मेसोपोटामिया में इस सील का क्या यूज़ था, तो जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ यूज़ हमने यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी किया होगा। तो बेसिकली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जाता है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 23 पे टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें यह कहा गया है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स और जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं उनके बेस पर हम ज़्यादातर उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट तो कर पाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए तब खड़ी होती है जब हम हड़प्पा और मोहनजोदारो की सिविलाइजेशंस की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझ पाना हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू रहा है। इसकी वजह यह है कि हमें जो भी स्कल्पचर्स मिले हैं उन स्कल्पचर्स को हम लोग आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाते कि ये स्कल्पचर एक नॉर्मल बनाया गया स्कल्पचर था या फिर ये स्कल्पचर किसी गॉडेस के लिए बनाया गया था। जैसे कि इस पेज पर शो किया गया है फिगर 1.26 के अंदर हमें एक स्कल्पचर मिला। अब जब हमने स्कल्पचर को नोटिस किया तो इस स्कल्पचर्स के सर पे काफ़ी बड़ा एक हेड क्लॉथ यूज़ किया गया है, तो हम ये मान सकते हैं कि इतना इलेबोरेट ये जो हेड ड्रेस यूज़ किया गया है तो ज़रूर ये कोई गॉडेस रही होंगी, तभी इन्होंने इतना ज़्यादा इलेबोरेटली इतनी हैवी ज्वेलरी स्कल्पचर में दिखाई है, इतना बड़ा एक हेड ड्रेस इसके लिए यूज़ किया गया है। सो हम एग्जैक्टली रिलीजियस प्रैक्टिस क्या थी ये पूरी तरीके से नहीं जान सकते कि ये गॉडेस का स्कल्पचर था या नहीं था। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, इसने यहाँ पर नीचे यूज़ किया है, हमें एक स्कल्पचर मिला जो कि एक स्टैंडर्डाइज पोस्चर में बैठा था, सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी। एक स्कल्पचर मिला जिसमें एक पर्सन है जिसने अपना एक हाथ अपने नी पर रखा हुआ है। अब ये स्कल्पचर वैसे देखा जाए तो ये एक प्रीस्ट किंग हो सकता था, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीस्ट किंग के बारे में। ये एक प्रीस्ट किंग के तौर पर हमने क्लासिफाई कर दिया। इन अदर इंस्टेंसेस हमें कई ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिनकी ज़रूर कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस रही होगी, जैसे कि हमें द ग्रेट बाथ जो मिला था, हमने उस ग्रेट बाथ के लिए ये एज्यूम किया था कि ये ज़रूर वहाँ की कोई रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पर रहा गया होगा या फिर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा कोई ख़ास मौका रहा होगा जिस मौके पर इसका यूज़ किया जाता होगा। तो हमने
ग्रेट बाथ को और जो भी कालीबंगान और लोथल में जो साइट्स मिली हैं उन सबको एक रिचुअल सिग्निफिकेंस देने की कोशिश की। हम ये मान के चल रहे हैं कि ज़रूर ये उनकी कोई रिचुअल प्रैक्टिस रही होगी, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस रही होगी और ये उससे ही रिलेटेड रहे होंगे। हमने ऐसे कई अटेम्प्ट किए, लेकिन हम एग्जैक्टली उनकी रिलीजियस बिलीफ्स को अब आइडेंटिफाई कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे एनिमल्स मिले जो उनकी सील्स पर डिपिक्टेड थे, जिनके सर पे, जैसे कि हमें एक कैटल मिला जिसके सर पे एक सींग था। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि ये यूनिकॉर्न था, लेकिन यूनिकॉर्न तो एक मिथिकल एनिमल है। एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट करता था इसके बारे में हम नहीं जानते। तो उस वक्त भी हो सकता है कि उन्होंने यूनिकॉर्न को एक मिथिकल क्रीचर के तौर पे यूज़ किया होगा अपनी सील्स पर। या फिर हमें एक स्कल्पचर मिला जिसमें एक पर्सन है, उस पर्सन ने एक मेडिटेशन की पोजीशन ली हुई है और देखिए इसमें क्या कहा गया है, और वो जो पर्सन है वो क्रॉस लेग्ड है, मतलब उसने अपनी लेग्स को क्रॉस में रखते हुए बैठा है और एक योगिक पोस्चर लिया हुआ है, और उस पर्सन के आसपास चारों तरफ एनिमल्स हैं। तो क्या ये एक प्रकार का प्रोटो शिवा है? क्या यहाँ पर ये जो पर्सन इसमें शो किया गया है, क्या ये शिवा का ही कोई प्रोटोटाइप था जिसे वो डेपिक्ट करना चाहते थे? क्योंकि मोर कॉमन इस टाइप का योगिक पोस्चर जो है हम लोग शिवा से रिलेट करते हैं। उस टाइम जितने भी ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले थे हमने उनको लिंगा के तौर पर यूज़ किया है। तो क्या ये शिवा का प्रोटोटाइप था? लेकिन यहाँ पर भी एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि दो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे प्रोटो शिवा नाम दिया था, लेकिन अगर इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी की जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर जो अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट मिला था जो कि था ऋग्वेदा, और वो ऋग्वेदा जो है ये 1500 से 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट BC एरा में हमें मिला था। अब वैसे देखा जाए तो ऋग्वेदा के अंदर एक पर्सन, एक गॉडेस फिगर, एक गॉड फिगर का उन्होंने डेपिक्शन किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है रुद्र, और ये जो रुद्र है इसी को लेटर ऑन उन्होंने शिवा नाम दिया था हमारे पौराणिक ट्रेडिशंस के बेस पर। तो अब ये जो रुद्र हमें मिला है ऋग्वेदा के अंदर, अब ऋग्वेदा में जो शिवा का डेपिक्शन है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है कि वो पशुपति थे, यानी कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि वो लॉर्ड ऑफ एनिमल्स थे। अगर ऋग्वेदा में उन्होंने शिवा को पशुपति कहकर डेपिक्ट नहीं किया, अगर उन्होंने उसे लॉर्ड ऑफ एनिमल नहीं बोला, तो वो जो सील हमें मिली है उस सील में जो फिगर हमारे पास में है वो शिवा की कैसे हो सकती है, जबकि उसके आसपास इतने सारे एनिमल्स भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। अगर हम उसे शिवा डेपिक्ट करते हैं तो ऋग्वेदा में तो कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया था कि शिवा ही पशुपति या फिर लॉर्ड ऑफ एनिमल्स थे। तो ऐसे में उन्होंने सील्स में जिस पर्सन को डेपिक्ट किया है वो शिवा हो सकते हैं या नहीं, इसको लेके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है। नेक्स्ट हम लोग ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है ये प्रोटो शिवा नहीं रहा होगा, बल्कि ये कोई शैमन रहा होगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है शैमन, SHAMAN। शैमन का बेसिकली मतलब होता है एक प्रकार का योगी जो मैजिकल पावर्स जिसके पास में हो। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने इतनी ज़्यादा योग से पावर्स अपने अंदर इकट्ठी कर ली है कि वो सुपर नेचुरल्स उनके साथ में भी एक प्रकार से कम्युनिकेट कर सकता है। पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग के जरिए इतनी पावर्स अपने अंदर इकट्ठी कर ली है कि वो सुपर नेचुरल उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आफ्टर लाइफ से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर योगिक पोस्चर में जो फिगर दिखाई गई है वो कोई शैमन रहा होगा, एग्जैक्टली शिवा नहीं रहा होगा। तो इस टाइप की कई प्रॉब्लम्स तो हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते वक्त हमने फेस की है। तो एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन हम नहीं कर पाए हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स इंटरप्रिटेशन में देखी ही जाती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आपका टॉपिक एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको कुछ चीज़ें समराइज़ की हैं, मैंने आपको पूरी डिटेल में नहीं बताई। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आप इसे एक बार खुद पढ़ के देखिएगा। अगर कोई डाउट आए तो आप हमसे वापस कम्युनिकेट करके बता सकते हैं। ये टॉपिक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं तक था, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना थीम 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल ये यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।